नमस्कार दोस्तों, प्रणाम सबको, राधे राधे और सबको गुड मॉर्निंग। और आप सभी का जो है फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म की क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे और शिक्षण विधियों के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। कौन सा टॉपिक चल रहा था दोस्तों? शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। कि कौन कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री है, इनके प्रकार के बारे में अपन ने कल वर्गीकरण कर लिया कि इंद्रियों के आधार पर कितने प्रकार का होता है, प्रक्षेपण के आधार पर, एनसीईआरटी के आधार पर, तकनीकी के आधार पर, प्रिंट के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, हर एक चीज का अपन ने कल बात कर ली थी। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं सामग्रियों के रूप। तो आपको पता है कि आपको हेडिंग लगानी है सबसे पहले इंद्रियों के आधार पर। जो अपन ने प्रकार पढ़े थे उसी इंद्रियों के आधार में तीन प्रकार हैं, दृश्य, श्रव्य और श्रव्य दृश्य। तो पहले अपन एक एक सामग्री को पढ़ेंगे तो बाकी तो सारे अपने आप हो जाएंगे। एनसीईआरटी ने भी वही बताया, प्रक्षेपी अप्रक्षेपी उसी में से निकलेगी, है ना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर भी उसी में से निकलेगा। तो हमको जो पढ़नी है वो तीन पढ़नी है, दृश्य, श्रव्य और श्रव्य दृश्य। बाकी सब आप अपने आप निकाल लोगे, है ना, क्योंकि मैंने बता दिया उदाहरण, तो बाकी अपने आप ये चीजें निकल जाएगी। तो हेडिंग लगाना सबसे पहले आज की क्लास के अंतर्गत जो अपन पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों दृश्य सामग्री। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? दृश्य सामग्री। ध्यान रखिएगा, दृश्य सामग्री का अध्ययन आज अपन करने वाले हैं। ऐसी सामग्री जिसका अध्ययन जो है या जिसका जो अध्ययन है वो कैसे किया जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना, आपके केवल और केवल देख करके किया जाता है, ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। भारत के अंदर प्रोफेसर जे वेबर करके थे, इनका पूरा नाम जोजे वेबर था। इन्होंने आपके दृश्य साधनों का परीक्षण सबसे पहले किया है। तो एक चीज यहां पे डाटा आपको ध्यान रखना है, उसके बाद सामग्री पढ़ेंगे तो क्या ध्यान रखोगे, आपको ये पूछ ले कि बताओ दृश्य सामग्री का परीक्षण किसके द्वारा किया गया, दृश्य सामग्री का परीक्षण, कि यह सही है या नहीं है। दृश्य सामग्री का परीक्षण की बात यदि आपको पूछ ले मेरे दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है दृश्य सामग्री का किया था वो किसने किया था दोस्तों, आपके प्रोफेसर जे जे वेबर। क्या नाम याद रखोगे? प्रोफेसर जे जे वेबर ने जो है इसका क्या किया था मेरे दोस्तों, सबसे पहले परीक्षण किया था, है ना। इनका आपको नाम ध्यान रखना है कि प्रोफेसर जो जे जे वेबर थे वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने बहुत सारी चीजों के ऊपर अध्ययन किया, सहायक सामग्रियों के बारे में, और इन्होंने बताया कि जो हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं मूर्त रूप से वो सबसे श्रेष्ठ होता है। क्योंकि इनको मानना है कि अनुभूतियां हैं, कि हमारे पास में जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो हमारे पास में अनुभव होते हैं, वो अधिकांश अनुभव देखने से, सुनने से और स्पर्श से आते हैं। बाकी सारी चीजें इतनी इसके अंदर काम नहीं करती है। जैसे मैं यहां पे बात करूं इन्हीं प्रोफेसर जे जे वेबर के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? प्रोफेसर जे जे वेबर के अनुसार। तो प्रोफेसर जे जे वेबर क्या कहते हैं कि आपके पास में जो अनुभूतियां होती है वो कितनी होती है? तीन इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ध्यान रखना दृश्य अनुभूतियां, यानी कि देख करके इकट्ठा किया गया अनुभव। एक होता है आपके पास में श्रव्य अनुभूतियां, यानी कि सुन करके आपके पास में जो ग्रहण हुआ है वो अनुभव। एक आपको याद रखना है इनके अनुसार आपके स्पर्श अनुभव, यानी कि आपने किसी चीज को महसूस किया है, उसको कोई चीज आपको छू करके गई है और उसको छू छू करके आपने जो अधिगम किया है वो कौन सा कहलाएगा? आपके स्पर्श कहलाएगा। तो ये क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं कि आपके जो 40% कुल आपके पास में जितना भी एक्सपीरियंस है या कुल जितनी भी आपके पास में अनुभूतियां हैं उसमें 40% भाग जो है वो केवल और केवल कौन सा है दोस्तों? हम दृश्य अनुभव के आधार पर इकट्ठा करते हैं। हमारे पास में 25% ज्ञान जो है, अनुभूतियां जो हैं वो कैसे इकट्ठी होती है दोस्तों? श्रव्य से होती है। और 17% अनुभूतियां जो हैं वो किससे इकट्ठी होती है दोस्तों? स्पर्श अनुभव से होती है। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ये तीन इंद्रियां हमारे सीखने के अंदर या हमारे नॉलेज को बढ़ाने में जो है दोस्तों क्या मानी जाती है? बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है या बहुत अधिक उपयोगी मानी जाती हैं। कितनी चीजें याद रखोगे? तीन, दृश्य, श्रव्य और क्या याद रखोगे? स्पर्श याद रखोगे। ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। फिर भी इन्होंने आगे जाकर के एक और चीज बताई दोस्तों, ये कहते हैं कि सीखने के अंदर जब बालक को अधिगम कराया जाता है तो अधिगम के अंदर 85% योगदान। भाई कितना प्रतिशत योगदान? तो ध्यान रखना है
85% तक योगदान केवल और केवल किसका होता है? श्रव्य और दृश्य इंद्रियों का। यानी कि जब बालकों को सिखाया जाता है तो उसमें 85% बालक अधिगम केवल सुन करके और किससे करते हैं दोस्तों? देख करके करते हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि अधिगम में 85% योगदान में कितना दोस्तों? 85% योगदान दृश्य व श्रव्य इंद्रियों का होता है। श्रव्य इंद्रियों का होता है, सुनना और देखना श्रव्य इंद्रियों का होता है। ये कौन कहता है मेरे दोस्तों? तो ये आपको हल्का सा क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बारे में ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इतना इतना भाग इनका होता है। यहां तक मेरे हिसाब से एक बार आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ते हैं प्रमुख दृश्य सामग्रियां कौन कौन सी होती है। चलिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं दृश्य सामग्रियों के अंतर्गत पहली सामग्री जो आती है हमारे पास में आती है बोर्ड। भाई क्या आती है दोस्तों? बोर्ड। सबसे सरल सामग्री को यदि अपन पढ़ना चाहें तो पहली सामग्री आती है बोर्ड। और हमें पता है कि विद्यालय के अंदर बोर्ड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है उसको कहा जाता है आपके श्यामपट, एक जो होता है वो आपके कहा जाता है बुलेटिन बोर्ड। कौन सा बोर्ड कहा जाएगा? बुलेटिन बोर्ड। और एक जो आता है उसको कहा जाता है आपके फ्लैनल बोर्ड। भाई क्या कहा जाएगा? फ्लैनल बोर्ड। 3 प्रकार के बोर्ड का प्रयोग हम विद्यालय के अंतर्गत करते हैं, श्यामपट, बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनल बोर्ड। तो आपको ध्यान रखना है, श्यामपट तो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया जब पाठ योजना वाली क्लास बताई थी, जब अपन आवश्यक पूर्ति को पढ़ रहे थे तब मैंने ये सारी चीजें आपसे क्लियर कर ली थी कि श्यामपट क्या होता है, किसने पहला प्रयोग किया, आकार क्या है, कैसे साफ किया जाता है, हाथ का कोण कितने डिग्री का बनता है, वगैरह वगैरह सारा जो है अपन ने इसके अंतर्गत क्लियर कर दिया था। यानी कि एक बोर्ड तो अपन ने पढ़ लिया। अब बोर्ड कितने बाकी रहे? 2। कितने बाकी रहे दोस्तों? 2। बुलेटिन और फ्लैनल बोर्ड। इनको मैं आपको एक साथ पढ़ाता हूं अंतर करते करते, ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। यहां पे मैं लिखता हूं आपके एक बोर्ड होता है जिसको कहा जाता है बुलेटिन बोर्ड। ये क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूं। और एक जो होता है वो आपके क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? फ्लैनल बोर्ड। फ्लैनल या इसको फलालीन बोर्ड भी कहते हैं, फलालीन बोर्ड। ये आपके 2 प्रकार के बोर्ड कहां पाए जाते हैं मेरे दोस्तों? ये आपके 2 प्रकार के बोर्ड विद्यालय के अंतर्गत पाए जाते हैं, जो आपको क्या रखने हैं? ध्यान रखने। भाई कितने प्रकार के बोर्ड पाए जाएंगे? 2 प्रकार के बोर्ड आपके विद्यालय के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब देखिएगा, इनके अंदर अपन अंतर समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूं। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है कि आपने बहुत सारे ऑफिस के अंदर देखा होगा, एक बड़ा सा बोर्ड होता है जिसके आगे जाली लगी होती है और उसके अंदर लाल कलर का अधिकांश रूप से वेलवेट का कपड़ा लगा होता है और उसके ऊपर बहुत सारे फोटो और सूचनाएं टांगी जाती है ऑल पिन लगा करके। उसको तो अपन कहते हैं बुलेटिन बोर्ड। भी कौन सा बोर्ड कहते हैं? बुलेटिन बोर्ड। एक आपने और देखा होगा कहीं पे, जो प्राइवेट स्कूलों में देखने को मिलता है, सरकारी स्कूलों में तो कई देखने को मिले, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में आपने देखा होगा कि प्रत्येक क्लास में एक कॉर्नर के ऊपर एक साइड में एक ग्रीन कलर का छोटा बोर्ड लगा होता है। वो भी कपड़े का ही होता है, लेकिन जाली वाली कुछ नहीं होती उसके ऊपर। उसमें भी ऑल पिन से क्या लगाए जाते हैं? आपके फोटो वगैरह लगाए जाते हैं, या फिर उसको ऐसे ही उसके ऊपर रख देते तो वो अपने आप वो चीज उसके ऊपर चिपक जाती है। ऐसे बोर्ड होते हैं, उसको कहते हैं फ्लैनल बोर्ड। यानी कि बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनल बोर्ड दोनों विद्यालय के लिए ही उपयोगी होते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक अंतर है। अंतर क्या है? पहले समानता ध्यान करो। बुलेटिन बोर्ड का निर्माण एक लकड़ी के गत्ते पर किया जाता है, लेकिन बुलेटिन बोर्ड लकड़ी के सपाट गत्ते पर बनता है। भाई कौन से गत्ते पर बनता है? सपाट गत्ते पर। सपाट का मतलब क्या होगा? बिल्कुल प्लेन गत्ता होगा, उसके ऊपर बनेगा आपके जो बनेगा बुलेटिन बोर्ड बनेगा, है ना। लेकिन जब फ्लैनल बोर्ड का निर्माण किया जाता है, वही बनता तो लकड़ी से ही है, लेकिन वो लकड़ी के खुरदरे गत्ते के ऊपर बनता है। सपाट जो सपाट है वो नहीं होता है। ये आपको एक समानता और अंतर याद रखना है। दूसरा आपको जो सबसे बड़ी चीज इसके अंदर याद रखनी है वो क्या याद रखनी है? बुलेटिन बोर्ड के अंदर भी कपड़े का प्रयोग किया जाता है, फ्लैनल बोर्ड के अंदर भी कपड़े का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बुलेटिन बोर्ड के अंदर जो कपड़े का प्रयोग किया जाता है वो सामान्य तौर पर आपके मखमल वेलवेट का होता है, लेकिन जो आपके फ्लैनल बोर्ड के अंदर कपड़े का यूज किया जाता है वो कपड़ा खादी का होता है। भाई कौन? ताकि खादी के कपड़े के ऊपर कोई भी पेज यू रखोगे तो एक बार चिपक जाएगा, वो गिरेगा नहीं नीचे, है ना। पहले से तो
पट्टा जो है वो खुरद रहा है, उसके ऊपर खादी का कपड़ा लगा दिया, फिर उसके ऊपर आप पेज लगा करके हल्के से हाथ से ऐसे दबा दो तो वो पेज गिरेगा नहीं, एक बार उसके ऊपर क्या करेगा, चिपक जाएगा, है ना। इसीलिए उसके ऊपर खादी के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। बुलेटिन बोर्ड पर जो कपड़े का प्रयोग किया जाता है उसका रंग अधिकांश लाल होता है, कभी कभी ब्लू भी देखने को मिलता है, लेकिन अधिकांश जो होता है उसका रंग कौन सा होता है, लाल होता है। लेकिन आपके फ्लेनल बोर्ड के ऊपर जो कपड़े का प्रयोग किया जाता है वो आपके खादी का कपड़ा होता है और उसका रंग हरा होता है। भाई कौन सा होगा, हरे रंग का इसके अंदर क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। ये तो होगी सामान्य बातें। बड़ी सूचना, बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग विद्यालय स्तर पर किया जाता है। विद्यालय स्तर पर करने का मतलब क्या हो गया कि इसका प्रयोग विद्यालय, पूरे विद्यालय की सभी कक्षाओं के लिए सामान्य होता है। क्या होता है दोस्तों, सामान्य होता है। कैसे, विद्यालय के सेंटर में उस बोर्ड को लगा दिया जाता है, विद्यालय संबंधी कोई भी सूचना होती है तो वो उसी बोर्ड के ऊपर जाकर के लगती है। जैसे एग्जाम का टाइम टेबल, कब अवकाश रहेगा, विद्यालय में कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, वार्षिक उत्सव में जो आपके फोटो वगैरह खींचे वो भी उसके ऊपर टांग दिए जाते हैं। तो पूरे विद्यालय के लिए इसका प्रयोग एक ही होता है, सामान्य होता है सभी कक्षाओं के लिए, आपको ध्यान रखना, जो विद्यालय के सेंटर में लगाया जाता है बुलेटिन बोर्ड। लेकिन फ्लैनल बोर्ड का जो प्रयोग होता है वो प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग होता है। उसके ऊपर पूरे विद्यालय की सूचना नहीं लगती है, उसमें केवल क्लास की सूचना ही लगती है। जैसे कल क्लास टेस्ट, इस सब्जेक्ट का ये क्लास टेस्ट होगा, इसकी सूचना किस पे लगा देंगे, फ्लैनल बोर्ड के अंदर। लेकिन विद्यालय में परीक्षाएं हैं, इसकी सूचना किस पे लगेगी, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर। तो कोई भी ऐसी जानकारी जो पूरे विद्यालय के लिए सामान्य है वो तो कहां पे लगाई जाएगी, आपके बुलेटिन बोर्ड पर। लेकिन ऐसी कोई जानकारी जो केवल कक्षा विशेष की है वो जानकारी आपके कहां लगाई जाएगी, आपके फ्लैनल बोर्ड के ऊपर लगाई जाएगी। जैसे एक उदाहरण से क्लियर कर लेते हैं। क्या, मान लीजिए कि विद्यालय स्तर पर कोई चित्र की प्रतियोगिता करवाई गई, पोस्टर की या आपके ड्राइंग की कोई प्रतियोगिता करवाई गई। अब उसका जो रिजल्ट्स आएगा वो कहां लगेगा, बुलेटिन बोर्ड पर लगेगा या फ्लैनल बोर्ड पर लगेगा। तो दोस्तों प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय स्तर पर हुआ है तो इसका मतलब इसकी सूचना बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लगेगी। लेकिन एक शिक्षक ने 8वीं क्लास के बच्चों के बीच में ड्राइंग का कंपटीशन करवाया, अब इसका रिजल्ट्स कहां लगेगा, तो इसका रिजल्ट्स जो लगेगा वो फ्लालिन बोर्ड के ऊपर या फ्लैनल बोर्ड के ऊपर लगेगा, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर नहीं लगेगा। क्योंकि बुलेटिन बोर्ड पर सामान्य जानकारी लगती है, विशिष्ट जानकारी जो किसी कक्षा विशेष की है वो किस पर लगेगी, फ्लैनल बोर्ड के ऊपर लगेगी। यह भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। एक और अंतर भी है, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लगाई गई सूचनाएं लंबे समय तक बनी रहती हैं। जैसे आपने विद्यालय में देखा होगा, बीएड कॉलेज के अंतर्गत, वहां पे वो एक बार वार्षिक उत्सव के फोटो लग रहे हैं, आपने पूरी बीएड करके चले गए तब भी वहां पे कोई दूसरे फोटो लगाए ही नहीं है। यानी कि लंबी लंबी सूचनाएं जो है उसके ऊपर लगी रहती है, दीर्घकालीन। लेकिन फ्लैनल बोर्ड के ऊपर जो सूचनाएं लगती है वो इतनी दीर्घकालीन नहीं होती, वो एक अल्प समय के लिए या कम समय के लिए होती है, थोड़े समय के लिए होती है। थोड़े समय के लिए कैसे, कि मान लीजिए किसी विज्ञान के टीचर ने क्लास में कोई गतिविधि कराई, उनके जो भी फोटो रिजल्ट्स वगैरह आए उसने कहां पे लगा दिया, आपके फ्लैनल बोर्ड पे लगा दिया। अब मान लीजिए कि अगले दिन हिंदी वाले टीचर को कोई प्रतियोगिता करवानी है तो फ्लैनल बोर्ड तो इतना सा होता है क्लास के अंदर, तो वो अपनी सूचना कहां लगाएगा, तो वो कल लगी हुई सूचना को हटा लेता है और आज की सूचना उसके ऊपर क्या कर देता है, लगा देता है। तो इसका मतलब फ्लैनल बोर्ड के ऊपर जो सूचनाएं होती है वो अल्पकालीन होती है, जबकि बुलेटिन बोर्ड के ऊपर जो सूचनाएं होती है वो दीर्घकालीन होती है। फ्लैनल बोर्ड को इतना सुरक्षित नहीं रखा जाता, क्लास में थोड़ा सा ऊपर लगा देते कि बच्चों के हाथ वगैरह नहीं पहुंचे। लेकिन सामान्य तौर पर बुलेटिन बोर्ड के ताले लगाए जाते हैं, जाली लगा करके लॉक लगा देते हैं। वो क्यों लगा देते हैं लोग, क्योंकि उस पर बहुत प्रशासनिक या अपन यूं कह सकते हैं कि सरकारी जानकारियां लगती है, निर्देश लगते हैं वहां पे। यदि मान लो कि ऐसा नहीं लगाया, जाली वगैरह कुछ भी नहीं लगाए और कोई नोटिफिकेशन लगाए हो, तो हर विद्यालय के अंदर उदंडी छात्र पाए जाते हैं, मस्तीखोर छात्र होते हैं, वो जाकर के सूचना के साथ में कोई फेरबदल कर दे, कोई बदलाव कर दे तो नुकसान हो जाए। जैसे लिखा है कि यहाँ पे 8 तारीख से 10 तारीख तक अवकाश रहेगा, कोई बच्चा गया और अवकाश रहेगा के बीच में नहीं लगा करके आ गया, अवकाश नहीं रहेगा, तो बच्चा पढ़ करके जाएगा, वो दूसरे दिन स्कूल में आकर के खड़ा हो जाएगा क्योंकि सूचना के साथ में फेरबदल होगी। तो वहां पे सूचना बड़ी गंभीर होती है, इसलिए उसको किस में रखते हैं, आपके लॉक में रखते हैं। तो दोनों के अंदर मैंने आपको अंतर समझा दिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि बुलेटिन, शाम पट अपन ने पहले पढ़ लिया, दोनों बोर्ड मैंने आपको समझा दिए। चलिएगा इसके अंदर अंतर लिख देते हैं अपन थोड़े थोड़े से। पहला अंतर क्या लिखेंगे दोस्तों, यह लकड़ी के सपाट गत्ते का बना होता है, सपाट गत्ते का बना होता है। और इधर क्या लिखेंगे, यह लकड़ी के
लकड़ी के खुरदरे गत्ते का बना होता है। खुरदरे गत्ते का बना होता है। खुरदरे गत्ते का बना होता है। क्लियर? एक अंतर तो हमारे सामने ये आ गया। दूसरा अंतर क्या लिखेंगे दोस्तों? इस पर वेलवेट का लाल कपड़ा लगाया जाता है। आजकल ब्लू भी लगाते हैं, लेकिन विशेष तौर पे लाल है। लाल कपड़ा लगाया जाता है। जबकि इधर क्या लिखोगे? इस पर खादी का हरे रंग का कपड़ा लगाया जाता है। हरे रंग का कपड़ा लगाया जाता है। चित्र आप देख लेना, आपको मिल जाएंगे, नेट पर सर्च कर लेना। मैं नहीं लगा सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाते हैं। किसी गूगल से फोटो लेकर के यहाँ पे मैं अगर दिखाऊंगा ना तो कॉपीराइट आ जाते हैं, तो मैं ऐसी टेंशन करता हूँ। पहले से तो अपना चैनल जो है डूबा चल रहा है, और ऊपर से कॉपीराइट आ जाए तो और नुकसान में चला जाएगा, इसलिए अपन ऐसी गलती करेंगे नहीं। ये अंतर आपके इसके अंतर हुए। उसके बाद में ध्यान रखना, कुछ एक अंतर मैं आपको और लिखवा देता हूं। तीसरा अंतर क्या याद रखोगे? इसका प्रयोग विद्यालय स्तर पर सामान्य होता है। और इसमें क्या ध्यान रखोगे? इसका प्रयोग कक्षा स्तर पर विशिष्ट होता है। कक्षा स्तर पर विशिष्ट होता है। यह आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद में मैं बात करूं दोस्तों एक और, इस पर सूचनाएं दीर्घकालीन रहती हैं। इस पर सूचनाएं अल्पकालीन रहती है। ये आपको अंतर इसके संदर्भ में क्या रखना है दोस्तों? 3-4 अंतर आपको इसके संदर्भ में याद रखने की, कैसे कैसे इनका प्रयोग किया जाता है और क्या क्या अंतर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। ये आपको इसके बारे में क्या रखना है? हल्का सा ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं और कुछ एक सहायक सामग्रियों को अपन क्या करते हैं दोस्तों और पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारी एक सामग्री आती है। उस सामग्री को कहा जाता है दोस्तों फिल्म स्ट्रिक्ट। ये तो हो गई आपकी पहली सामग्री। दूसरी सामग्री अपन और पढ़ते हैं, उसको कहा जाता है फिल्म स्ट्रिक्ट। ये भी एक प्रकार की दृश्य सामग्री है। कौन सी सामग्री दोस्तों? फिल्म स्ट्रिक्ट। एक सामग्री आती है जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों? फिल्म स्ट्रिक्ट कहा जाता है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मैं बता देता हूं फिल्म स्ट्रिक्ट क्या होती है। कि एक पट्टी होती है जिसके ऊपर कुछ चित्र बने होते हैं। जैसे उस पट्टी को सेल्यूलोज एसीटेट नाम का एक पदार्थ होता है, उसके अंदर जैसे इसको धोया जाता है तो इसके अंदर से वास्तविक चित्र निकल करके बाहर आ जाते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊं, आपने पुराने कैमरे के अंदर वो रील देखी होगी, जो पहले रील वाले कैमरे आते थे, है ना, वो रील वाले जो रील होती थी ना, वो क्या है? एक प्रकार की फिल्म स्ट्रिक्ट है। वो भी नहीं देखी हो तो मैं आपको और सिंपल उदाहरण दे देता हूं। आपने छोटे थे तो बचपन के अंदर मेले में से कैमरे खरीदे होंगे जो 10-20 रुपए के मिलते थे, है ना, जिसमें अपन एक आंख बंद करके उसके ऊपर से उसको घुमाते थे और अलग अलग चित्र आते थे। कभी जानवरों के चित्रण, कभी सेलिब्रिटियों के चित्रण, कभी किसी दर्शनीय स्थलों के चित्र जो है हमें नजर आते थे। उसके बीच में जो पट्टी होती थी ना, वो पट्टी क्या कहलाती थी? फिल्म स्ट्रिक्ट। फिल्म स्ट्रिक्ट भी एक प्रकार की दृश्य सामग्री है। लेकिन यहां पे ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट, आपको ऐसे थोड़ी पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य और कौन सी श्रव्य, अंदरूनी चीजें पूछी जाती है, तो कुछ अंदरूनी जानकारियां हमारे पास में होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, फिल्म स्ट्रिक्ट की लंबाई जो होती है वो सबकी अलग अलग हो सकती है। कोई 45 फोटो की आती है, कोई 60 फोटो की भी आती है ना, कोई 32 फोटो की आती है। सबकी लंबाई अलग अलग आ सकती है, लेकिन उसकी चौड़ाई हमेशा सेम रहती है। किसी भी आप फिल्म स्ट्रिक्ट को देखोगे, किसी भी उस रील को देखोगे, उनकी चौड़ाइयों के अंदर किसी भी प्रकार का अंतर देखने को नहीं मिलता है। चौड़ाई सेम होती है। और उसकी चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों? 35 mm पॉजिटिव फिल्म।
है ना, उसकी चौड़ाई को कितना मापा जाता है, 35 mm पॉजिटिव फिल्म। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि इसको किस पदार्थ से धोया जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना इसको एक पदार्थ से धोया जाता है जिसका नाम है सेल्यूलोज एसीटेट नामक पदार्थ। क्लियर। तो दो चीजें यहां पे ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, एक तो आपको ये पूछ ले कि बताओ इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो आपको चौड़ाई बतानी है इसकी 35 mm पॉजिटिव फिल्म। क्या बताओगे दोस्तों, इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी, पीएफ लिख देना अपन सिंपल में, पॉजिटिव फिल्म इसकी होती है। इसको किस पदार्थ से धोया जाता है, इस, है ना, तो ध्यान रखना सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट नामक पदार्थ से इसको धोया जाता है। एसीटेट, है ना, पहले फोटो खींच बने, रील धुलाने गई है, धो करके आएंगे, इन फोटो निकलेंगे। आपने देखी होगी बचपन में जब रील वाले कैमरे चलते थे कि रील कहां है, कि रील धोने पे दी है, वो धो करके आए, कहां धोएंगे, इस पदार्थ में धोएंगे, सेल्यूलोज एसीटेट नामक पदार्थ में उसकी धुलाई होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो फिल्म स्ट्रिक्ट भी एक प्रकार से किस प्रकार की सामग्री है मेरे दोस्तों, तो फिल्म पट्टी या फिल्म पट्टिकाएं जो होती है वो एक प्रकार की कौन सी सामग्री मानी जाएगी मेरे दोस्तों, वो मानी जाएगी आपके दृश्य सामग्री। एक आते हैं आपके प्रतिरूप या अपन इनको कह सकते हैं मॉडल। एक आपके दृश्य सामग्री के अंदर एक और सामग्री आती है मेरे दोस्तों, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना उस सामग्री को क्या कहा जाता है, उस सामग्री को आपके कहा जाता है मॉडल। मॉडल को अपन हिंदी भाषा में कहेंगे तो क्या कह देंगे, मॉडल यानी प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब क्या हो गया कि कोई भी आपके वास्तविक चीज है ना, उसी के समान आप कोई दूसरी चीज बना करके लेकर के आ गए हो, वो आपका मॉडल कहलाएगा। जैसे देखिएगा, आप सौर ऊर्जा के यंत्र को पढ़ाना चाह रहे हो, तो सौर ऊर्जा के वाली चीज को तो नहीं लाओगे, तो आप क्या करोगे, सौर ऊर्जा का घर पे एक पूरा का पूरा यंत्र बना करके लेके आओगे। वैसे ही प्लेट, उसके ऊपर धूप चल रही है, वैसे ही उससे कोई बल्ब जल रहा है, ऐसा पूरा एक तैयार करके लेके आओगे, थर्माकोल या और भी जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम लगते हैं उनके द्वारा, तो वो चीज कहलाती है मॉडल। वास्तविक चीज जो होती है, उस वास्तविक चीज से मिलती जुलती चीज या ना वास्तविक चीज का प्रतिरूप जो होता है वो क्या कहलाता है, मॉडल। प्रतिरूप यानी उसी के समान कहलाता है आपका मॉडल कहलाता है ना। जल चक्की को समझाना है तो उससे जुड़ी हुई कोई चीज आप लेकर के चले गए। हृदय की संरचना आप देखा होगा टीवी के ऊपर, हृदय की विज्ञान के अंदर हृदय की संरचना पढ़ाते तो बालक बढ़िया थर्माकोल वगैरह से बना करके लेके जाते, नलिये डालते, नलियों के अंदर लाल कलर भरते रंग जैसान, फिर आपको बता दे कि कैसे एक धमनी से दूसरी धमनी के अंदर जा रहा है, पूरा एकदम व्यवस्थित तरीके से, वो मॉडल कहलाता है। रियल हृदय तो वहां पे नहीं है, लेकिन हृदय के समान ही वो एक चीज लेकर के आ गए जो हृदय की तरह ही गतिविधि कैसे करती है आपको समझाती, वो कहलाते हैं आपके मॉडल। तो ये तो आप सबको पता है कि मॉडल का मतलब क्या हो गया दोस्तों, वास्तविक वस्तु का अन्य रूप। यहां अपन ये कह सकते हैं वास्तविक वस्तु का मिलता जुलता रूप, वास्तविक वस्तु का मिलता जुलता रूप क्या कहलाते हैं आपके मॉडल। ये तो नॉर्मल बात होगी, लेकिन ध्यान रखना मॉडल दो प्रकार के होते हैं। विद्यालय स्तर पर जो मॉडल का प्रयोग किया जाता है वो मॉडल कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना मॉडल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके अस्थिर मॉडल, और एक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों, एक आपके कहलाते हैं अस्थिर मॉडल। क्या कहलाएंगे मेरे दोस्तों, एक तो आपके कहलाएंगे अस्थिर मॉडल, और दूसरे जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, दूसरे जो कहलाएंगे आपके कहलाएंगे अस्थिर मॉडल। अस्थिर मॉडल का मतलब क्या होता है कि ऐसे मॉडल जो केवल एक ही जगह पर हैं, जो गतिमान नहीं है, जो गति नहीं कर रहे हैं, वो कहलाते हैं अस्थिर मॉडल। वो एक ही जगह पर रखे हुए, किसी भी प्रकार की उसके अंदर गतिविधि नहीं है। अस्थिर का मतलब चलयमान, ऐसे मॉडल जो गति कर रहे हैं, जैसे पवन ऊर्जा का लेके गए तो वो पवन से वो चीज चक्की चल रही है, तो ये आपके अस्थिर कहलाएगा मॉडल। कौन सा मॉडल कहलाएगा, अस्थिर कहलाएगा। कुछ ऐसी चीज लेकर के गए जो गति नहीं करती, वो अपने स्थान पर, जैसे मान लो लीवर बना के लेके गए, अब लीवर में रखा, लेवल में किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा आपका अस्थिर मॉडल। इसको आप कह सकते हो अस्थिर मॉडल। अस्थिर मॉडल का मतलब क्या हो गया, जो गतिशील न हो या जो अगतिशील हो, जिसको अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, जो अगतिशील हो, ऐसे मॉडल को अपन क्या कहेंगे, अस्थिर मॉडल। और जो गतिशील हो उसको अपन क्या कहेंगे, अस्थिर मॉडल। जो क्या हो दोस्तों,
गतिशील हो उसको अपन क्या कहेंगे, अस्थिर मॉडल। अब ये बात नॉर्मल है, लेकिन परीक्षा के अंदर जब अपन को ये पूछ लिया जाए सामान्य तो मॉडल के प्रकार होते हैं, और फिर अपन से पूछ लिया जाए कि कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो अपन देखते ही अपना दिमाग खराब हो जाता है कि 2 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार, कौन से प्रकार को जो है दोस्तों इसके अंतर्गत माना जाए, हमें खुद को भी ये चीज समझ में नहीं आती है। तो यहां आपको ध्यान रखना है, ये एक प्रकार की दृश्य सामग्री। उसके बाद में कुछ चीजें मैं आपको और लिखवा देता हूं, छोटी छोटी चीजें। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि बताओ आप क्लास के अंदर जो चित्र लगाते हो, या आप क्लास के अंदर जो चार्ट लगाते हो, या आप क्लास के अंदर जो फोटो लगाते हो, वो भी कौन सी सामग्री में आएगा, तो वो भी आपके दृश्य सामग्री में आएगा। इन सब को अपन कहते हैं डिस्प्ले सामग्री या प्रदर्शन। इनको क्या कहते हैं दोस्तों, प्रदर्शन सामग्री। ये सब भी आपके किसके अंदर आएगी दोस्तों, ये सब की सब भी आपके दृश्य सामग्री के अंतर्गत ही गिनी जाएगी, ये भी ध्यान रखना। फिर आता है कक्षा के अंदर आप बालकों को ज्योग्राफी वगैरह पढ़ाते हो तो किसका प्रयोग करोगे, मानचित्र का प्रयोग करोगे, और इसके साथ में भी किसका प्रयोग करोगे, ग्लोब का प्रयोग करोगे। तो मानचित्र ग्लोब भी एक प्रकार की कौन सी सामग्री है मेरे दोस्तों, मानचित्र ग्लोब भी एक प्रकार की आपके दृश्य सामग्री के अंतर्गत ही इंक्लूड होगी। इसके अलावा मैं और आपके साथ में बात करूं, फोटोग्राफी जो होती है वो भी आपके कौन सी सामग्री के अंतर्गत गिनी जाती है, फोटोग्राफी भी आपके एक प्रकार की कौन सी सामग्री के अंतर्गत गिनी जाएगी मेरे दोस्तों, फोटोग्राफी भी एक प्रकार की आपके दृश्य सामग्री में गिनी जाएगी। इसके बाद ये तो थे नॉर्मल प्रकार। इसके बाद अपन आगे की क्लास में जो पढ़ेंगे मेन प्रकार पढ़ेंगे, प्रोजेक्टर, सेक्सटेंट, टेलनेट, पुशनेट, यूजनेट, है ना, कंप्यूटर, है ना, जितने भी आपके www डॉट, है ना, सैटेलाइट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो दृश्य सामग्रियों के अंतर्गत आते हैं या सर्वे दृश्य सामग्रियों के अंतर्गत आते हैं, वो अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में। लेकिन उससे पहले एक बार अपन रिवीजन जरूर कर लेंगे। चलिएगा, हमने हेडिंग लगाई थी दृश्य सामग्री के प्रकार की, और दृश्य सामग्री के प्रकार से पहले अपन ने कुछ चीजों को यहां पे क्लियर करने का प्रयास किया था, है ना। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि दृश्य सामग्री का परीक्षण सबसे पहले प्रोफेसर जे वेबर द्वारा किया गया। प्रोफेसर जे वेबर ने कुछ और चीजें बताई कि हम जो अधिगम करते हैं या कुछ भी चीज सीखते हैं और हमारे पास में जो अनुभव होते हैं उसमें से 40% अनुभूतियां हमें दृश्य चीजों से प्राप्त होती हैं, दृश्य इंद्रियों से, आंखों से प्राप्त होती है। 25% हमारे अनुभव श्रव्य इंद्रियों से प्राप्त होते हैं। 17% तक अनुभव हमारे स्पर्श इंद्रियों से हमें क्या होते हैं दोस्तों, प्राप्त होते हैं। और यह भी ध्यान रखना, अधिगम में लगभग जब बालक सीखता है, जब बालक को आप लर्निंग करा रहे होते तो उन लर्निंग के दौरान लगभग 85% योगदान केवल श्रव्य और दृश्य इंद्रियों का होता है। इसीलिए ये दोनों इंद्रिय हमारे शिक्षा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इसके बाद में अपन ने दृश्य सामग्रियों को पढ़ना शुरू किया। मैंने बताया पहली सामग्री बोर्ड, जिसके अंदर श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनल बोर्ड, 3 प्रकार के हमारे बोर्ड होते हैं। श्यामपट्ट अपन ने पहले पढ़ लिखा था तो अपन ने पढ़ा नहीं, लेकिन बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनल बोर्ड को अपन ने पढ़ लिया। मैंने बताया कि बुलेटिन बोर्ड यह लकड़ी के सपाट गत्ते पर बना होता है। इस पर वेलवेट का लाल कपड़ा लगाया जाता है। इसका प्रयोग विद्यालय पर सामान्य जानकारी के लिए किया जाता है, और इसके ऊपर जो सूचनाएं होती है वो लंबे समय तक बनी रहती हैं। इधर मैंने आपको बताया कि यह लकड़ी के खुरदरे गत्ते पर का बना होता है। इस पर खादी का हरे रंग का कपड़ा लगाया जाता है, और ध्यान रखना इसका प्रयोग कक्षा स्तर पर विशिष्ट रूप से किया जाता है, खास चीजों के लिए। फिर ध्यान रखना इस पर सूचनाएं अल्पकालीन होती है, छोटे समय के लिए यहाँ पे ये सूचनाएं जो है आपके बनी रहती है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था फिल्म स्ट्रिक, जो एक प्रकार की रील होती है। इसका मैंने बताया कि इसकी चौड़ाई 35 mm पॉजिटिव फिल्म होती है, और इसको सेल्यूलोज एसीटेट नामक पदार्थ से धोया जाता है। फिर अपन ने पढ़ा मॉडल या प्रतिरूप, वास्तविक वस्तु का मिलता जुलता रूप जो होता है वो मॉडल कहलाता है। मॉडल 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थिर, एक अस्थिर। अस्थिर मॉडल उनको कहते हैं जो गतिशील नहीं होते हैं, अस्थिर मॉडल उनको कहते हैं जो क्या होते हैं मेरे दोस्तों, गतिशील होते हैं। इनके अलावा कुछ और सामग्री है जो बहुत सामान्य है और आपको पता है, ग्लोब हो गया, मानचित्र हो गया, फोटोग्राफी होगी, चार्ट हो गया, चित्र हो गए, है ना, आपके जितने भी रोलर बोर्ड वगैरह हो गए, ये सारी की सारी सामग्री भी आपके किसके अंतर्गत गिनी जाती है, तो वो भी गिनी जाती है आपके दृश्य सामग्रियों के अंतर्गत।
क्लियर। यहाँ पे एक बार अपन विराम देते हैं, इसके बाद अपन कल की क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो बिल्कुल है ना, ये क्लास चल रही है, साइकोलॉजी की क्लास आपको रात को 9 बजे आ रही है, वहां पे जाकर के आपको देखना है। C-TET के जो शॉर्ट क्लासे मैंने डालना शुरू किया है उसको भी आपको देखना न भूले, दिन में 1 बजे के आसपास में डालता हूं, वो आपके लिए भी उपयोगी और C-TET के लिए भी उपयोगी, समान कंटेंट है। तो 10-10 मिनट में आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो उन क्लासों को भी देखना न भूले, ताकि तैयारी आपकी और बेहतरीन और अच्छी तरीके से हो सके। तो आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।